हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड इतिहास प्राचीन काल भाग 4। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड इतिहास की सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम प्राचीन काल का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल में भाग 1, 2 और 3 का हमने अध्ययन किया। अब भाग 4 है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास प्राचीन काल भाग 4। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के इतिहास जो कि हमने पहले अध्ययन किया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं, आद ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा, ऐतिहासिक काल भी हम पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में हमने 1, 2, 3 सीरीज जो थी वो पढ़ चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 को। तो चलिए भाग 4 पढ़ते हैं। भाग 4 में क्या हम पढ़ेंगे तो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, भाग 4 में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सालोरादित्य वंश। ये जो वंश है सालोरादित्य, इस सालोरादित्य वंश के पहले राजा सालोरादित्य थे। इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। इनकी पत्नी का नाम सिंधुबली देवी था। इनकी पत्नी का नाम सिंधुबली देवी था। तो ये सालोरादित्य वंश, ये पहले राजा थे सालोरादित्य वंश के। नेक्स्ट बात करते हैं इच्छतदेव वंश। इच्छतदेव यह एक विद्वान प्रकृति का राजा था। बालुकेश्वर तथा पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से यह पुष्टि हुई कि सालोरादित्य वंश का द्वितीय शासक इच्छतदेव एवं इसकी पत्नी का नाम सिंधु देवी था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजा परमेश्वर इत्यादि थी। उसके बाद बात करते हैं देशतदेव की। देशतदेव दान देने के लिए जाना जाता था। यह ब्राह्मणों को सोना दान देता था या दिया जाता था। इनके द्वारा ब्राह्मणों को सोना दान दिया जाता था। देशतदेव ने अनाथों की सहायता की एवं इसकी पत्नी का नाम पद्म देवी था। इनकी जो उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज था। अब है पद्मदेव। इस शासक ने अपने शासन के 25वें वर्ष में बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। इसके पुत्र का नाम सुमिक्षराज देव था। इसने क्या किया? बद्रीनाथ को भूमि दान दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं सुमिक्षराज देव। सुमिक्षराज ने राजधानी कार्तिकेयपुर से सुमिक्षपुर स्थानांतरित की थी। उसके बाद है नरसिंह देव। इसने जोशीमठ में नरसिंह देव का मंदिर बनवाया था। सुमिक्षराज देव के वंशज नरसिंह देव द्वारा राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित की गई थी। अब है प्रीतम देव। प्रीतम देव ने क्या किया था? जनश्रुतियों के अनुसार प्रीतम देव धामदेव, ब्रह्मदेव से कत्यूरी शासकों की जानकारी मिलती है। इनकी पत्नी जिया रानी थी जो कत्यूरियों की कुल देवी थी। जागर लोक गीतों में इन्हें पृथ्वीपाल, प्रीतम शाही, पिथौना शाही तथा राजा पितहीर आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम धामदेव था। अब बात करते हैं जिया रानी की। जिया रानी के बचपन का नाम मौला देवी था। इनके
अन्य नाम पिंगला और फ्योला थे। इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कुमाऊं की न्याय की देवी माना जाता है। जिया रानी हरिद्वार के राजा अमर सिंह देव पुंडीर की पुत्री थी। 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर थे। इस समय अमरदेव की सहायता प्रीतम देव ने की थी तथा युद्ध समाप्त होने के पश्चात अमरदेव ने अपनी पुत्री जिया रानी का विवाह प्रीतम देव से कर दिया था। 1420 में दिल्ली के सैयद सुल्तानों की सेना ने कटिहार के राजा हरि सिंह का पीछा करते हुए तराई भावर तक आ पहुंचे थे। सैयद सेना के विरोध के बावजूद भी जिया रानी ने हरि सिंह को शरण दी थी, जिसके फलस्वरूप हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में जिया रानी व सैयद सेना के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जिया रानी घायल हो गई तथा 8 दिनों तक रानी ने सैयद सेना का सामना किया। अंततः रानी रानीबाग काठगोदाम में एक गुफा में छुप गई और बाद में रानी की मृत्यु हो गई। रानीबाग में चित्रशिला घाट में जिया रानी की समाधि है। चित्रशिला घाट में प्रत्येक वर्ष इनकी याद में जनवरी माघ में मेला लगता है या मेला आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं धामदेव की। धामदेव एक धार्मिक राजा था। वंशावली में इसका नाम दुला राजा कहा गया है। जागरों में इनको दुलाशाही कहा जाता है। इसने बिजनौर के धामपुर नामक नगर को बसाया था। इसके पिता का नाम प्रीतम देव तथा माता का नाम जिया रानी था। अब बात करते हैं ब्रह्मदेव या विरमदेव। यह कतुरी राजवंश का अंतिम राजा था। यह एक बहुत अत्याचारी शासक था। इसने कर वसूलने में बदलाव किए थे। इसने अपनी मामी त्रिलोत्तमा देवी से जबरन शादी की थी, जिससे राजवंश में अधर्म फैला व यही अधर्म कत्यूरी राजवंश के पतन का कारण बना। इसने कंधों पर पालकी बांधने की प्रथा चलाई थी। ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद कत्यूरी वंश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये एक अत्याचारी शासक था। अब है बहवान राजवंश। इस राजवंश का विस्तार वर्तमान देहरादून के चक्राता में हुआ था। इस राजवंश की जानकारी डालनाथ सूरी के निर्णयामृत से मिलती है। इस पुस्तक में बहवान राजवंश के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। बहवान वंश का पंचम राजा सूर्यसेन के दरबारी कवि थे। अब है राणा देवपाल सिंह। यह वंश सिरमौर राज्य में स्थित था। इस वंश की जानकारी मिन्हाज उल सिराज की पुस्तक तस्कात ए नासरी से मिलती है। देवपाल ने नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सुल्तान के गुलाम वंश के शासक के विरोधियों को अपने राज्य में शरण दी थी। इस कारण से गुलाम वंश का शासक बलवान बना और बाद में बलवान ने देवपाल के राज्य में आक्रमण कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिरमौर में आक्रमण किया। अतः अंत में इस वंश को परमार राजा अजयपाल द्वारा जीता गया था। अब है गणपति मंगल सिंह। दुमंग राज्य रुद्रप्रयाग के मंदाकिनी घाटी में स्थित था। यहाँ पर मंगल सिंह के द्वारा शासन किया गया। इस वंश को भी परमार वंश ने जीत लिया था। नेक्स्ट है काली कुमाऊं के खस राजा। काली कुमाऊं यानी कि चंपावत के क्षेत्र में 15 राजाओं ने शासन किया था। यहाँ बीजड़ चीजड़ आदि ने राज किया था। गंगोली के कमड़कोट यह राज्य डोडी राज्य नेपाल के अधीन था, जिसे अंत में चंद्रवंश ने अपने अधीन कर लिया था। हमें मणदेव राजवंश। 1246 AD में मणदेव राजा ने गुप्तकाशी में एक मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इस वंश में परमार वंश ने अधिकार कर लिया था।
अब है चांदपुरगढ़ी का परमार वंश। चांदपुरगढ़ी का परमार वंश, इसे परमार वंश भी कहा जाता है। इसका विस्तार वर्तमान चमोली से हुआ था। परमार वंश प्रारंभ में कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश के सामंत थे। सामंत को उत्तराखंड में मांडलिक बोला जाता या मांडलिक बोला गया है। बाद में इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और इसी के साथ प्राचीन काल भाग जो सीरीज चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। इसके चारों पार्ट्स आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।